Today we are discussing about the GST. GST नाम सुनकर ही ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ मुश्किल में आ गए। GST बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको बताने से पहले मैं आपको टैक्सेस के बारे में बताना चाहूँगी। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स क्या होता है? Whatever the government has a right to collect from the public. इस कंडीशन में टैक्सेस दो तरह के होंगे। वन इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कैसे होंगे? जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि डायरेक्ट द पर्सन हु हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट टैक्स, जिस पर ये टैक्स जिसको देना है वो डायरेक्टली किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो डायरेक्ट पेमेंट होगा तो वो जो है डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इफ़ द टैक्स इज़ पेड थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल और थ्रू समवन एल्स, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप डायरेक्टली अपने आप नहीं दे रहे हो, आप किसी मीडिएटर के थ्रू टैक्स को पे कर रहे हो। पहले जीएसटी आने से पहले आपके जो टैक्सेस थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हुआ करते थे। जैसे कि आप इससे पहले देखते थे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उसमें सेल्स टैक्स जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में थे, गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट का अलग, और इसके अलावा जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। उसके बाद आ गया वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडिशन मीन्स जब कोई चीज़ प्रोसेस में बनती है, डिफरेंट मीडिएटर्स से निकल कर तैयार होकर आती है, तो वो वैल्यू एडिशन करते हैं। सपोज़ आपके पास अपना बिज़नेस है, आपने कुछ चीज़ें परचेज़ की, आपने उनको परचेज़ करने के बाद उनका वैल्यू एडिशन किया और फर्दर सेंड कर दिया। तो इस तरह से हर व्यक्ति, जितने भी बीच में स्पेस हुआ करता था, अलग अलग मीडिएटर अपने हिसाब से वैल्यू एडिशन करता था। जैसे फार्मर ने अपना प्रोडक्ट सेल किया, फिर फ्लोर मिल, सपोज़ ले लो आप, फ्लोर मिल पर फ्लोर मिल वाले ने अपना ऐड कर दिया। देन बेकरी, अगर बेकरी वाले के पास पहुंचा तो बेकरी वाले ने अपना वैल्यू एडिशन कर दिया। तो इस तरह डिफरेंट स्टेजेस पर टैक्स पे करना होता था वैल्यू एडिशन के हिसाब से। आज हमारे पास केवल एक कॉमन टैक्स है विच इज़ नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कंजम्पशन पर लिया जा रहा है। और जो बोला जाए कि सिंपली जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन लेवल ऑफ द पर्सन। जिसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा उसका जीएसटी ज़्यादा है, जिसका कंजम्पशन कम है उसका जीएसटी कम है। तो इस तरह से हम जीएसटी की, और नॉट ओनली गुड्स, इट इज़ रिलेटेड टू द सर्विसेज। व्हेन वी आर हायरिंग द सर्विसेज, व्हेन वी आर टेकिंग द सर्विसेज, अवेलिंग द सर्विसेज, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। अगर आप अच्छे कोचिंग में पढ़ते हो तो आपको पता है कि वहाँ भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड एट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स ऑन ईच एंड एवरी सप्लाई। सबसे पहली चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टैक्सेस इन प्लेस ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। बहुत सारे जो टैक्सेस हमें पे करने पड़ते थे, उन सारे टैक्सेस की जगह केवल एक ही टैक्स होगा विच इज़ जीएसटी, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसने रिप्लेस कर दिया बाकी सारे टैक्सेस की जगह पर। और प्रेस्क्राइब्ड रेट्स का मतलब है जो आपको रेट्स गिवन हैं वही रेट्स इस पर एप्लीकेबल होंगी। डिफरेंट आइटम्स पर डिफरेंट रेट्स होंगी। आइदर 6% हो सकता है, 6 गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट प्लस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 6 + 6 12% हो जाएगा, या 9% है तो 18% हो जाएगा। इस तरह से टैक्स लेवाइड होगा ऑन एवरी सप्लाई। का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू द कंजम्पशन और परचेजिंग द थिंग्स। ये आप जब कोई कमोडिटी या सर्विसेज जो परचेज करोगे उस पर पे होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द जीएसटी। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि सारे ही पुराने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सब की जगह पर एक सिंपल टैक्स हो गया है, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है।
GST इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। GST वैल्यू एडिशन भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज और दूसरे से तीसरे स्टेज पर जाने के लिए जितना भी वैल्यू एडिशन अलग अलग स्टेज पर किया जाएगा उन सब में वो GST ही होगा। वैल्यू एडिशन की जगह अब आपका GST एप्लीकेबल होता है इन प्लेस ऑफ वैट। नाउ GST पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट। GST जो पे किया गया है, सपोज द बायर हैज़, जो शॉपकीपर है उसने जितना भी टैक्स पे किया है वो टैक्स उसके लिए कॉस्ट नहीं है। ही हैज़ टू चार्ज दैट टैक्स, जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है वो उसे अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है। ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स ही हैज़ टू कलेक्ट द टैक्स एंड मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी मीडिएटर के थ्रू पे किया जा रहा है। अब मीडिएटर कौन है? शॉपकीपर या सेलर, जिसने ऑलरेडी खरीदते समय टैक्स दे दिया है और वो टैक्स हमसे कलेक्ट करेगा। आफ्टर कलेक्टिंग दैट टैक्स ही हैज़ टू make the payment of difference amount to the government, right? And last is uniform GST rates in all states. GST जो है सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के लिए कि पूरी कंट्री में एक जैसे रेट से टैक्स चार्ज किया जाए। इससे पहले क्या होता था, स्टेट वाइज टैक्सेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे which was very complicated and that's why it is not able to calculate प्रॉपरली। वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाता था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। तो उन सारी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर सेम रेट से एवरी स्टेट हैज़ टू चार्ज द GST विद द सेम रेट्स। उसमें अलग अलग रेट्स नहीं होंगी, सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म रेट्स पर ही जो है GST एप्लीकेबल होगा। कोई भी स्टेट कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है GST के रेट्स को। Now we will start about the objectives of goods and services tax. What are the objectives? Why the GST is applicable in the country? So first one is developing common national market. The government wants to manage the overall market in a common form. GST अगर एप्लीकेबल होगा, सारी ही कंट्री में एक जैसा है, तो नेशनल लेवल पर मार्केट है उसमें हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि टैक्सेशन सब जगह एक ही है, सारी स्टेट्स में एक है, तो डिफरेंट स्टेट्स में जो बिज़नेस किया जाएगा उसके लिए इजी होगा, इजी ऑफ डूइंग द बिजनेस, बिकॉज एवरीवन नोज द रेट्स ऑफ द टैक्स इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। जो टैक्स रेट्स हैं वो कॉमन हैं और सभी के लिए नोन है, इसलिए बिज़नेस इजी हो जाता है। इससे पहले क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और बिज़नेस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव टू अप्लाई फॉर द टैक्सेस एंड हाउ दे आर कलेक्टिंग एंड हाउ दे आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स। स्पेसिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस in place of all the taxes. Only one tax is there, this is GST, and rates are already given. On the basis of that, in a very simple way you can specify the GST as a indirect tax. So it's a very simple way in which you have to calculate the indirect tax or GST. Better tax management. When the method is easy, it's good for the administrative department also, those who are making the payment of the tax, those who are collecting the tax, उनके लिए ये इजी हो जाता है। वो इजीली बेटर मैनेजमेंट कर पाते हैं, इजीली पे कर पाते हैं और कैलकुलेशंस कर पाते हैं टैक्सेशन की। गुड्स बिकमिंग चीपर, क्योंकि टैक्सेस के रेट्स स्लैब वाइज हैं। सपोज़ 50 आइटम्स का रेट स्लैब सेम है, फिर नेक्स्ट 50 का सेम है, तो इस तरह से टैक्स के रेट सेम होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरेटिवली चीपर हो गई हैं, अभी हमारे लिए इजी हो गया है। अट्रैक्टिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नाउ GST हैज़ मेड द टैक्स कैलकुलेशंस वेरी इजी, सो द पीपल दोज हु आर
from the abroad or rest of the world, people are ready to invest the money in our country. They know how they have to deal with the GST, because the system is very simple and easiest. Now, when previously what happened, different types of indirect taxes were there, so the people, sometimes the people were not aware about that, they are not giving the tax payment. Now what happened, everything is online, जो भी GST है आपको डायरेक्ट पे करना है. उस कंडीशन में क्या होगा कि everything is online. Now they are getting how much GST is collected. टैक्स एरोजन के चांसेस कम हो गए हैं, टैक्स की चोरी नहीं हो पाती है. जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तो पे भी करना ही है, और पे करना है तो टोटल इजीली कैलकुलेट होगा. तो इस वजह से क्या होगा, जब हम टैक्स का प्रॉपर कलेक्शन करेंगे, गवर्नमेंट की क्या अर्निंग है, गवर्नमेंट की अर्निंग होती है टैक्सेशन, पेनल्टीज़, फाइन्स, यही चीज़ें होंगी. अब इन चीज़ों में अगर टैक्स पूरा कलेक्ट नहीं होगा, टैक्स इरोजन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, विच शोज़ द लेस जीडीपी. और जो इनकम होगी जीडीपी से, जीडीपी इंक्रीज़ होती है और उसको हेल्प करता है आपका जीएसटी. नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी. जीएसटी ऐसा नहीं है, जो आपने ऑलरेडी परचेज पर पे कर दिया है. इफ़ द शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेज द शॉपकीपर हैज़ मेड द पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कलेक्टेड वंस. जब कोई बिजनेसमैन परचेज करते समय टैक्स पे करके आ रहा है और सेल करते समय टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही केवल बिजनेसमैन को पे करना है. ऐसा नहीं है कि उसने परचेज़ किया तब भी उसे टैक्स देना है, और बाद में जब वो सेल कर रहा है उस टैक्स को कलेक्ट कर रहा है तो उसे वो टैक्स भी पूरा गवर्नमेंट को देना है. उसे क्या करना है, केवल जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही उसे पे करना होता है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ goods and services tax. Goods and services tax, on the basis of accounting information, we have to write three types of taxes: central, state and integrated. Central GST is related to the part of the GST which is basically received by the central government, केंद्र सरकार के लिए, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, वो पार्ट होता है CGST. The part of the tax which transfer to the state government, which is collected by the state government, that is called SGST. ये दोनों ही टैक्स इंट्रा स्टेट और सप्लाई विद इन द स्टेट होंगे. जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की दो सिटीज़ के बीच में जो बिजनेस होगा, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्टेट. लाइक आप अगर ऐसा ले लें कि दिल्ली के दिल्ली में ही बिज़नेस हो रहा है, एक दोनों पार्टीज़ दिल्ली में ही हैं, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट. या आप ये समझ लीजिए आगरा और लखनऊ, इनका स्टेट अगर दोनों दिया हुआ है तब भी उसमें CGST SGST एप्लीकेबल होगा. उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ग्वालियर और भोपाल के बीच में हो गया, या आप ये देख लो कि जयपुर और उदयपुर के बीच में हो गया. तो हमें जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस समय हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या स्टेट सेम हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन यू विल रिसीव द बिजनेस इज़ इन विच सिटी. वहाँ की एक सिटी का आपको नाम देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे का वर्क करना होता है. तो हम बात कर रहे थे CGST और SGST. GST का आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है. जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, CGST का कलेक्शन आधा होगा और स्टेट का आधा. सपोज द टैक्स इज चार्जेबल एट 18%. इन दैट केस 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST एप्लीकेबल होगा. आफ्टर दैट
अगर दो डिफरेंट स्टेट्स में या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में अगर हमें टैक्स पे करना होगा तो विच इज़ कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होगा वो आउटसाइड द स्टेट हो सकता है या आउटसाइड द कंट्री होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ इसे किया 9% प्लस 9%, यहाँ इस तरह से डिवीज़न नहीं होगा। एवरीथिंग शुड बी इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड और डायरेक्ट 18% या डायरेक्ट 12% टैक्स यहाँ पर चार्जेबल होगा। नाउ वी विल कैटेगराइज द जीएसटी। The GST on the basis of accounting treatment, GST is classified or categorized like first one input CGST, second input SGST, third one input IGST. Another side, fourth one output CGST, output SGST, and last one output IGST. So basically these are paid at the time of purchase, paid by the seller, okay, at the time of purchasing the goods on behalf of consumer. जितना भी इनपुट CGST, SGST और IGST होता है, ये गुड्स परचेज करते समय जो सेलर होता है, सेलर ही इसको पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। व्हेन द गुड्स इज सोल्ड, एट दैट टाइम द सेलर हैज़ टू कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स। इनपुट CGST है तो आउटपुट CGST कलेक्ट किया जाएगा, इनपुट SGST है तो आउटपुट SGST होगा, ठीक है, और इनपुट IGST है तो उसको सेट ऑफ करोगे आउटपुट IGST से। व्हाट दे आर डूइंग, वॉट एवर दे हैव पेड शुड बी समराइज्ड। टोटल कर लेंगे, टोटल CGST इनपुट वाला आउटपुट से माइनस कर दिया जाएगा टू गेट द डिफरेंस, और इन दोनों का सेम होगा। SGST और CGST इक्वल आता है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में। तो जितना उन्होंने इनपुट किया है यानी ऑलरेडी पे किया है, आउट ऑफ आउटपुट CGST दे हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ CGST टू गेट द बैलेंस विच इज़ पेड बाय द सेलर टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स। वो क्या करेंगे, आउटपुट CGST minus input CGST and remaining will be equals to balance of tax paid to the government. ओके, जितना टैक्स उन्होंने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है उसमें से वो पार्ट टैक्स का माइनस कर दिया जाएगा जो ऑलरेडी वो सेलर खुद पे कर चुका है, और बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। इन दिस वे दे आर गोइंग टू सेटल ऑफ और दे आर गोइंग टू सेटल द पेमेंट ऑफ द टैक्स। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। जितना उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है उसे कलेक्टेड टैक्स में से माइनस करेंगे, कलेक्टेड टैक्स से पेड ऑलरेडी पेड टैक्स माइनस होगा, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स। सो दिस वे वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट ऑफ टैक्स। हाउ वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ द टैक्सेशन, आई हैव ऑलरेडी told you
Now we have to start the journal entries which are related to the tax. Accounting entries for the GST today I am going to explain. In this, firstly I will tell you when the purchase of a fixed assets. जब हम कोई भी assets purchase करेंगे तो हम simply entry करते हैं purchases fixed assets account debit to cash or to vendor. अगर हमने credit किया है तो क्रेडिट बेसिस पर हमारी एंट्री वेंडर से हो जाएगी, और अगर क्रेडिट की परचेज़ किया है तो अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स को कैश पेमेंट किया है तो टू कैश हो जाएगा और अदरवाइज़ टू बैंक होगा। वैसे आज के सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं बड़े पेमेंट्स ज़्यादातर बैंक के थ्रू होते हैं, तो हम उसे बैंक ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। इन केस ऑफ दिस वी हैव टू राइट द एंट्री फिक्स्ड assets account debit as per the real account debit what comes in। हमने क्या किया, फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दिया। अब इसके साथ ही हमारा जो पेमेंट होगा आइदर कैश, क्रेडिट और बैंक, इट शुड बी रिटन। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जब जीएसटी पे करना है तो हम उसके लिए लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी देना होगा, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इन केस एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगता है तो फिर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, इन दोनों की जगह हम इनपुट आईजीएसटी भी लिख सकते हैं, टू वेंडर्स अकाउंट, राइट, टू वेंडर या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इफ़ वी हैव गिवन द पेमेंट थ्रू द चेक, अगर चेक दिया है तो ये होगा, कैश दिया है तो ये होगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वेंडर का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट यू हैव टू डू द एंट्री विच इज़ रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते समय। सेकेंड ट्रांजेक्शन अगर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज वी हैव परचेज द गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स परचेज किया है सेम होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद परचेज के टाइम पर आपको इनपुट देना है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, इफ क्रेडिट परचेज तो क्रेडिटर, अगर क्रेडिट नहीं है तो कैश या बैंक अकाउंट होगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब भी हम परचेज करेंगे तो इनपुट आइदर वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, दोनों में से एक ही एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, अदरवाइज कैश पेमेंट किया है तो कैश लिखोगे और चेक दिया है तो बैंक लिखोगे। नाउ विल डिस्कस द एंट्री रिलेटेड टू द सेल्स। अगर हम सेल करते हैं तो गुड्स सोल्ड के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स सेल के केस में हमारी जो एंट्री होगी वो ये होगी। फर्स्टली व्हेन वी आर डूइंग द नॉर्मल एंट्री इट इज़ लाइक डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। अब हमें आउटपुट जीएसटी भी इसमें एप्लीकेबल करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स
डेटर ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST to output SGST or to output IGST अकाउंट। ओके, अब क्योंकि ये जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाना है डेटर से, तो जिससे भी हम कस्टमर से कलेक्शन करेंगे सेल्स अमाउंट प्लस टैक्स मिलाकर उससे हम कलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा वो इंक्लूडिंग टैक्स होगा। तो ये आउटपुट CGST या आउटपुट SGST मीन्स द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। तो सेल्स के टाइम पर हमारी एंट्री होगी डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST और IGST। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न में हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लिया है SGST और CGST। जब सेल्स रिटर्न होगा तो टैक्स रिवर्स होगा और उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SG, यहाँ इनपुट डेबिट नहीं होगा, आउटपुट रिवर्स हो रहा है इसलिए हम आउटपुट लिख रहे हैं, SGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, जो एंट्री होगी वो डेटर। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। तो फोर्थ एंट्री जो हमने की है वो की है रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न्स। क्लियर, सेल्स रिटर्न में हम यहाँ इनपुट नहीं लेंगे, इनपुट परचेज करते समय डेबिट होगा, जब टैक्स रिवर्स होगा तो फिर सेम ही टैक्स यहाँ पर अपोजिट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू द टैक्स विच इज़ ऑन परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न पर टैक्स क्या होगा, ये देखें, परचेज रिटर्न की GST में एंट्री कैसे होगी। फर्स्टली परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, इस केस में परचेज में हमने इनपुट GST को डेबिट किया था, अब हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी फॉर द परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स। फिफ्थ एंट्री परचेज रिटर्न के केस में क्या है कि आप लिखोगे क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट इनपुट ही आएगा यहाँ भी, इनपुट SGST अकाउंट। ये इनपुट की रिवर्स एंट्रीज हैं इसलिए टू इनपुट CGST और SGST होगा या टू इनपुट IGST अकाउंट होगा। इट मीन्स जो परचेज के टाइम पेमेंट किया गया था वो परचेज रिटर्न के टाइम वापस रिफंड करवा लिया जाएगा। एक परसेंटेज के हिसाब से मान लो 1/5 ऑफ गुड्स
वॉज रिटर्न। परचेज में से 1/5 हमने वापस रिटर्न कर लिया है, परचेज को वापस रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न को, तो उसके साथ साथ हमारा टैक्स भी रिफंड हो जाएगा विच इज़ ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। लास्ट एंट्री आई वांट टू टेल यू, और सिक्स्थ एंट्री आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन which is related to the paid expenses for the GST। अगर हम GST के लिए expenses paid के लिए क्या एंट्री करेंगे, paid expenses paid में जैसे मान लीजिए आपने expenses पे किए, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लो, या टेलीफोन एक्सपेंसेस ले लो, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले लो, तो आप करोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। या तो CGST SGST होगा या IGST होगा। टू कैश और बैंक अकाउंट, जैसे भी हमने जिस मोड से पेमेंट किया है, इफ़ यू आर पेड थ्रू द चेक, बैंक, अदरवाइज कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम एक्सपेंसेस के पेमेंट के समय भी CGST को एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परचेज क्रेडिट होता है इन फ्यू कंडीशंस, जबकि परचेज्ड गुड्स में से ड्राइंग्स कर लिया जाए, या एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल के लिए यूज़ कर लिया जाए, या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट के केसेस में जब गुड्स का लॉस होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। अगर इन केस ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स होंगे, ड्राइंग्स के केस में, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और एडवर्टाइजिंग या फ्री सैंपल्स के फॉर्म में अगर गुड्स को यूज़ किया है तो क्या एंट्री होगी। उस केस में हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इफ़ द ओनर हैज़ विड्रॉन। किसी जो बिज़नेस का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर गुड्स लिया है, लॉस बाय फायर अगर हुआ है एक्सीडेंटल केस में, या लॉस बाय थेफ्ट चोरी के केस में, या एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल्स के केस में, अगर आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ परचेज। अगर परचेज में से ये कोई भी केस है या ये सारे केसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, यहाँ भी ये रिवर्स हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, टू इनपुट SGST अकाउंट, और टू इनपुट IGST अकाउंट। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ड्राइंग्स किया है, ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए गुड्स निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, जो कि रिवर्स हो रहा है इसलिए हम
SGST और CGST को इनपुट को क्रेडिट कर रहे हैं। अगर इन चारों में से चारों केस हैं अलग अलग, तो हम उसके लिए लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। और ये हमने सेल नहीं किया है तो हम कस्टमर से इसका टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस इनपुट CGST और SGST की रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू सेटल और हाउ टू सेटल द अमाउंट ऑफ द टैक्स, हाउ टू सेटल ऑफ द इनपुट CGST विद द आउटपुट CGST। अब मैं आपको केवल CGST का बता रही हूँ, ये आपका IGST में भी हो सकता है और SGST में भी हो सकता है। तो जब हमें इस तरह से करना होगा तो हम करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। अगर हमने जितना टैक्स पे किया है उतना ही कलेक्ट किया है तो हम सिंपली ये एंट्री कर देंगे और इसके बाद हमें कोई टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमारा इनपुट GST आउटपुट GST के बराबर है, इफ़ इनपुट CGST इक्वल्स टू आउटपुट CGST, अगर ज़्यादा या कम होगा तो हम यहाँ टू बैंक की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर दोनों अमाउंट बराबर हैं इनपुट और आउटपुट CGST के, तो हमारी एंट्री आउटपुट CGST टू इनपुट CGST होगी। इफ़ इनपुट इज़ लेस देन द आउटपुट, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इनपुट आउटपुट CGST कलेक्टेड वन इज़ ग्रेटर दैन द पेड वन, जितना हमने पे किया है उससे ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट के लिए हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका टैक्स पेड होता है, ये टैक्स कलेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट ले लिया जाएगा विच इज़ टू बी पेड नाउ, तो उस कंडीशन में आपकी ये एंट्री होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर SGST या IGST की बात है एंट्री सेम होगी, इन प्लेस ऑफ CGST आप IGST या SGST लिख दो। सेटलिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट द आउटपुट IGST। सपोज आपने स्टेट के स्टेट में परचेज किया लेकिन दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल किया है, तो उस कंडीशन में आप कैसे सेटलमेंट करेंगे। इन सच सिचुएशन यू हैव टू राइट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज SGST, इट मीन्स आपने सेम स्टेट में ही परचेजिंग की और उस गुड्स को आपने दूसरे किसी स्टेट में सेल कर दिया, तो उस कंडीशन में आउटपुट IGST टू इनपुट SGST अकाउंट होगा। लास्ट एंट्री इज पेमेंट ऑफ GST टू गवर्नमेंट। उस केस में आप क्या करोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट, ये भी हो सकता है और लगाने की ज़रूरत नहीं है, IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा इन केस जबकि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे।
तो इस तरह से आज मैंने आपको पूरा जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा दिया है। अब हम जब भी नेक्स्ट क्लास में जर्नल के साथ जीएसटी करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। बेटर है आप जीएसटी के चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लें, एक बार रिवाइज़ करें तो आपको सब कुछ क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा।